morning students. This is the next video of chapter 7 sources of business finance, class 11th. So now we have to study about this borrowed fund. 5.1 trade credit borrowed fund short term finance. borrowed fund को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स बॉन्ड, कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. ये जो पॉइंट है ये हमारे कोर्स में नहीं है, सीबीएसई ने इसको रिड्यूस कर दिया है, यानी कि जो डिलीटेड सिलेबस है सीबीएसई का उसमें इस पॉइंट को हमको नहीं पढ़ना. तो हमको सिर्फ 5.5 तक ही पढ़ना है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरोड फंड. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब व्हाट इज़ ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड मतलब होता है व्यापार, क्रेडिट मतलब होता है उधार. तो बोरोड फंड नाम से ये बोरोड फंड यानी कि मांगा हुआ फंड, किसी से उधार लिया हुआ फंड. तो ट्रेड क्रेडिट रिफर्स टू अरेंजमेंट वेयर बाय अ मैन्युफैक्चरर इज गारंटेड क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट एंड स्पेयर पार्ट एक्सेट्रा. ये बता रहा है ट्रेड क्रेडिट क्या होता है. ट्रेड क्रेडिट वो होता है जहाँ पर हम मैन्युफैक्चर जो होता है वो अरेंज करता है कि कहाँ से उसको उधार मिल सकता है, जहाँ से सप्लायर्स रॉ मटेरियल उधार में लिया है, इनपुट लिया है, स्पेयर पार्ट लिया है उधार पे. जैसे कभी कभी होता है कि बिज़नेस के पास पैसा नहीं होता, तो उसको अगर उधार नहीं लेगा तो वो आगे प्रॉफिट अर्न करेगा तभी उनको लौटा सकता है. तो ये भी एक पॉइंट आता है कि हर चीज़ बिज़नेस में कैश पे नहीं होती है, कुछ क्रेडिट पे भी होती है. क्रेडिट यानी कि उधार पे भी सामान दिया जाता है. द सप्लायर अलाउ देयर कस्टमर टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन अ क्रेडिट पीरियड. सप्लायर क्या करता है, कस्टमर को भी उधार देता है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर मेरा पेमेंट चुका दीजिएगा, कस्टमर को देता है वो. Then generally the duration of trade credit is 3 to 6 month. जो ड्यूरेशन होता है ट्रेड क्रेडिट का वो 3 से 6 महीने के बीच का होता है. एंड दस इट इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी. और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी में आता है, यानी कि छोटे मोटे उधार को चुकाना, थोड़े समय के लिए हमको उधार चाहिए तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज़ में आता है. कुछ समय के लिए हमको उधार चाहिए होता है. दी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज़ों पे ट्रेड क्रेडिट डिपेंड करता है. पहला, नेचर ऑफ द फर्म, यानी कि फ़र्म का नेचर कैसा है. फ़र्म का नेचर बिग है, स्मॉल है, मीडियम है, प्रोडक्टिव है, मैन्युफैक्चरर है, कंस्ट्रक्टिव है, डिपेंड करता है उसके नेचर पे. फिर आते हैं साइज़ पे. साइज़ यानी कि बिग, स्मॉल. स्टेटस एंड क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द फर्म, क्या कंपनी की रेपुटेशन है, यानी कि अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो उसको उधार अच्छे अमाउंट में मिल सकता है, मगर अगर आपकी रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है तो आपको अमाउंट नहीं मिल सकता है. अब आते हैं इसके फीचर्स पे. फीचर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट. पहला है रेडिली अवेलेबल. रेडिली अवेलेबल मतलब क्या होता है, ईज़िली आपको क्रेडिट की एक सबसे बड़ी फैसिलिटी ये होती है, एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जो उधार है, यानी कि जो आप व्यापार के लिए उधार ले रहे हैं वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट. यानी कि अगर बिज़नेस में आपका बिज़नेस अच्छा रन कर रहा है और आपकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, तो आपको आपकी रेपुटेशन के बेस पे उधार मिल जाना चाहिए. एक नॉर्मल सिनेरियो में हम लेते हैं, मान लो मुझे उधार चाहिए, मुझे यानी कि मैं एक एज अ पर्सन हूँ, मुझे सिर्फ उधार चाहिए. नॉट डिड आई एम अ बिजनेस मैन, नॉट डिड आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मुझे उधार चाहिए. क्यों कोई मुझे उधार देगा? कोई नहीं देगा. अब नाउ आई एम अ बिजनेस मैन, न्यू बिजनेस मैन, अब मुझे पैसा चाहिए, तब क्या कोई देगा? नहीं देगा. क्यों नहीं देगा? क्योंकि उधार जो है आपकी रेपुटेशन और आपकी गुडविल पे डिपेंड करता है. अगर आपकी गुडविल अच्छी नहीं है तो कोई आपको जल्दी देगा नहीं, तो मुझे उसके लिए स्पेशल एफर्ट करने पड़ेंगे. तो ट्रेड क्रेडिट ये आपको बताता है कि विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट आप कैसे उधार ले सकते हो, यानी कैसे आपको ईज़िली उधार मिल सकता है. अब एक बिजनेसमैन की बात करते हैं जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड है.
तो क्या उसको स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा पैसा उधार लेने के लिए? आई डोंट थिंक सो। ओनली बिकॉज अगर आप मार्केट में 3 साल 4 साल से रह रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं कि आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, आपके काम में ढिलाई नहीं है, या फिर आपके मान लो ढिलाई भी है, तो वो ये जानता है कि ये बंदा कहीं जाने वाला नहीं है, यानी किसकी दुकान अगर यहाँ पर है तो ये बंदा अगर 3-4 साल से यहाँ है तो ये कहीं जल्दी जाने वाला नहीं है। तो उसके बेस पे लोग, उस क्रेडिट के बेस पे लोग, उस गुडविल के बेस पे, उस विश्वास के, उस फेथ के बेस पे लोग उधार दे देते हैं। तो ये होता है रेडीनेस अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल, यानी कि ट्रेड क्रेडिट इज़ अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। यानी जो भी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है, बिना किसी एफर्ट के वो आराम से अपना उधार ले सकता है कहीं किसी भी मार्केट से। फिर आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? देयर इज़ नो रिजिड रूल एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व इन ट्रेड क्रेडिट. It can easily be adjusted with the changing need of purchase as time of payment is generally adjusted to view a past deal. Flexible मतलब क्या होता है? लोचपूर्ण, यानी कि जो easily चेंज हो जाता है। तो ये बता रहा है कि कोई भी नो रिजिड रूल, यानी कि कोई भी ऐसा रिजिड रूल, यानी कि एकदम अटल या एकदम तो नहीं अड़ियल टाइप का कोई रूल नहीं है जो कि ट्रेड क्रेडिट में इन्वॉल्व होता है। यानी कि मान लीजिए पिछले साल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो आपको गुडविल, आपको क्रेडिट नहीं मिला, मगर अगर आपकी इस साल फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो विद द टाइम चेंज इन टाइम लोग पास्ट भूल के प्रेजेंट पे डील करते हैं। अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो, मगर अगर अभी भी सही नहीं चल रहा है तो लोग उधार देने में दिक्कत करेंगे। यानी कि एक तरह समझ लीजिए कोई रिजिड रूल नहीं है। इफ़ योर गुडविल इज़ गुड एट प्रेजेंट देन पीपल आर फ्रेंडली विद यू। अगर आपकी गुडविल अच्छी नहीं है तो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे उनको बिहेव करना चाहिए नॉर्मल सिनेरियो में। जैसे यहाँ पर दिया, इट कैन ईजिली एडजस्ट विद द चेंजिंग नीड ऑफ परचेज एज टाइम ऑफ पेमेंट इज़ जनरली एडजस्टेड। यानी कि विद द चेंज नीड ऑफ परचेज, यानी कि जैसे आपको पेमेंट मिलता रहता है, जैसे इसमें दिया है कि ईजिली एडजस्ट विद द चेंजिंग नीड ऑफ परचेज एज टाइम ऑफ पेमेंट इज जनरली एडजस्टेड इन व्यू ऑफ पास्ट डील। यानी कि अगर आपको रिसेंटली कोई परचेज़ करना है तो वो एडजस्ट हो सकता है आपकी पास्ट डील के बेस में। अगर आप रेगुलर किसी के कस्टमर हो तो वो आपको उधार देने के लिए अलाउ कर देता है। यानी कि जैसे मान लो किसी किराने की शॉप पे एज अ कस्टमर मैं जा रही हूँ तो 5 साल से अगर मैं वो बंदा मुझे जान रहा है कि 5 साल से मेरे यहाँ सामान ले रही है तो वो 1-2 हज़ार तक का उधार कर सकता है। ऐसे लोग करते हैं, जैसे कि जिनके यहाँ, जैसे मान लो मेरे सामने एक दुकान खुली है किराने की, तो वो मुझे ट्रेड क्रेडिट दे देगा, यानी आधा जो भी सामान है वो उधार पे मेरे को दे सकता है। और इन फ्यूचर में जैसे ही मेरे पास पैसा अवेलेबल होगा मैं उनको अवेलेबल करा दूँगी पैसा। तो ये जो उधार का सामान है, बिज़नेस में उधार चलता रहता है, यानी कि कैश और उधार दोनों चलता है। देन आते हैं नो फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ट्रेड क्रेडिट में नो फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जब हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम पैसा कहीं ना कहीं से हाथ पैर मारते हैं, तो क्या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मनी भी हम पे करते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट इन दिस सेगमेंट। यानी हम ट्रेड क्रेडिट की बात करते हैं तो नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व इन अरेंजिंग ट्रेड क्रेडिट। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे हम नहीं देते हैं जब हम ट्रेड क्रेडिट की बात करते हैं तब। तो यानी कि कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट ट्रेड क्रेडिट में नहीं लगती है कभी भी जब हम ट्रेड क्रेडिट लेते हैं या देते हैं। जैसे कि अब एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी अकाउंट्स में आप क्लास 11 के बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जब मान लो कोई 3 महीने के लिए बिल हमसे ले जाता है तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में ये तो नहीं होता कि 3 महीने के लिए तुम ले जा रहे हो तो 3 महीने बाद तुम 1,000 रुपये का तुम 1,000 रुपये की जगह मुझे 1,200 रुपये दोगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि अगर हमको पैसा निकालना होता है एज अ बिजनेसमैन तो हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा डिस्काउंट देके पैसा निकलवा लेते हैं। हाँ, मगर कभी कभार जब बिल कैंसिल होता है तो हमको उसको इंटरेस्ट, तो जो इंसान जिसकी वजह से कैंसिल होता है वो इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट है, पर फ्लोटेशन कॉस्ट जनरली नहीं होता। जनरली इन द सेंस है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं होता, अगर किसी वजह से बिल्स कैंसिल हो जाए तब होता है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल में अगर 3 महीने के अंदर आप दे रहे हो, 3 महीने में आप दे रहे हो तो देयर इज़ नो एनी फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। तो ट्रेड क्रेडिट में किसी भी तरह की एक्स्ट्रा कॉस्ट इम्पोज नहीं होती है।
फिर आते हैं इंक्रीज़ इन प्राइजेज़। Sometimes the supplier may increase the price of commodity or raw material supplied if he is selling goods on credit. कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी को उधार में सामान बेचते हैं तो हम उसको, ये बात सप्लायर क्या करता है, उसको पता होता है कि फ्यूचर में मुझे यहाँ पर प्राइस मिलने वाला है, यानी कि किसी भी सामान का प्राइस मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई प्राइस मिलना है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फ्यूचर में क्या पता, अगर हम यही सामान जो हमारे पास रखा हुआ है ये फ्यूचर में बेचेंगे तो हमको 10 रुपये का और प्रॉफिट होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई पेंसिल ली जो कि 5 रुपये की थी, फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है तो हमने फ्यूचर में हम 7 रुपये की बेचेंगे, मगर प्रेजेंट में ही कोई अपने पास होल्ड करके रख लेगा करंट प्राइस के बेस पे, तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा, मुझे कोई प्रॉफिट में तो नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में के हिसाब से प्रेजेंट के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट कर देते हैं, यानी कि 5 रुपये का सामान हम अभी भी आपको 7 रुपये बेचेंगे क्योंकि आप हमसे उधार में ले रहे हो। उसके अलावा एक चीज़ समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके जेब में 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में कोई आपको कोई सामान मिल रहा है, सामान यानी कि आपको कोई टॉय मिल रहा है, मान लो कोई गेम मिल रहा है मान लो, तो वहाँ पर क्या होगा, 100 रुपीज़ का सामान अगर मान लो एक टाइम पे आपके पास एक इंसान आए बोले मुझे बहुत सारे यही सामान चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं से आइडिया होगा कि अगर फ्यूचर में हम इसको बेचेंगे तो थोड़ा सा महंगा बिकेगा, तो प्रेजेंट में इतना सामान ना ले जाके कुछ और ले जाए, थोड़ा सा कम ले जाए, और अब इनको ज़रूरत है तो ये ले ही जाएंगे। तो आप क्या करो, प्रेजेंट में इसके प्राइस बढ़ा दो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर नीड, यानी कि फ्यूचर में जो इसके प्राइस हो सकते हैं, एक तरह से आप एस्टिमेट कर लोगे कि फ्यूचर में इसके प्राइस ऐसे हो सकते हैं तो इसीलिए मैं इनको इतने प्राइस में सामान देंगे। तो देयर इज़ इंक्रीज इन प्राइस व्हेन यू आर डूइंग ट्रेड क्रेडिट, उधार में लेते हो। फिफ्थ पॉइंट आता है लीगल एक्शन। इन ट्रेड क्रेडिट द बायर जनरली इशू अ प्रोमिसरी नोट एंड इन केस ही फेल टू मीट हिज कमिटमेंट द सप्लायर कैन टेक लीगल एक्शन। अगर फ्यूचर में कहीं पर ट्रेड क्रेडिट हो रहा है और बायर क्या करता है, मेनली एक प्रॉमिसरी नोट इशू करता है, कि प्रॉमिसरी नोट होता है क्या, एक रसीद टाइप का होता है, ठीक। अब एक रसीद क्या है, मान लीजिए रसीद है, यहाँ पर लिखेगा इसको मैंने दिया इतने का सामान, ये इसका अमाउंट है, टोटल अमाउंट यहाँ पर कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉमिसरी नोट। यानी कि प्रॉमिसरी नोट आपको ये बताता है कि आपको किस तरह से पेमेंट लेनी है। बट इन केस सामने वाला इंसान पेमेंट करने में असक्षम हुआ, यानी कि फेल टू कमिट, तो यहाँ क्या होगा, सप्लायर उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है ओनली बिकॉज आपके पास ये वाली रसीद है। जो रसीद है ये प्रॉमिसरी नोट शो करेगा कि आपने इनको कोई सामान बेचा था और ये मुझे पेमेंट नहीं किए, इसकी वजह से मैं इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा ट्रेड क्रेडिट के बारे में। ट्रेड क्रेडिट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप छोटे पॉइंट से एक एक नंबर के हिसाब से देखें तो ट्रेड क्रेडिट रिफर्स यानी कि एक तरह से अरेंजमेंट करता है, किसको अरेंजमेंट करता है, प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को, क्रेडिटर्स को, सप्लायर को। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन स्टैब्लिश हो सकते हैं जिसमें से एक सही हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, ये 3 पॉइंट है और लास्ट पॉइंट हो सकता है नन ऑफ दीज। तो आप इन सबको आपको लेके चलना है एक नंबर के हिसाब से। फिर फीचर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट, फीचर्स क्या हो सकते हैं ट्रेड क्रेडिट के, इनमें आप देखिए रेडीनेस, रेडीली अवेलेबल, आप बिना एफर्ट के आपको ट्रेड क्रेडिट मिल जाए, इसका आपको ध्यान देना है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि रेगुलेशन के बिना ट्रेड क्रेडिट लिया जाता है, यानी कि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। और अगर कोई उधार में सामान लेता है तो सप्लायर ऐसा कर सकता है कि उससे इंक्रीज़ प्राइस दे सकता है, यानी कि प्राइस वो इंक्रीज़ करके ले सकता है। और अगर कोई इंसान पेमेंट करने में असक्षम होगा तो उसके अगेंस्ट हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो बस यही आपका टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। कल हम पढ़ेंगे पब्लिक डिपॉजिट के बारे में, ये भी एक तरह का बोरोड फंड में आता है, यानी कि ये मीडियम टर्म फाइनेंस में बोरोड फंड में आता है। तो ये भी आपका इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि कवर करना है हमको इसके अंदर। आप जितना अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हर थ्योरी को ध्यान से देखिए जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे मल्टीपल चॉइस हो। तो आप इन पूरे टॉपिक को देख लेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, छोटा।
बहुत छोटा टॉपिक है। थैंक यू।